नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी ऑनलाइन में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की, जो आपके मुख्य परीक्षा का जो पेपर 4 है उसमें ये आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है पुराना जो सीजी बोर्ड का जो बुक है, सीजी बोर्ड का जो पुरानी बुक है उसमें लगभग आपके बहुत सारे सिलेबस जो है मैच करते हैं पीएससी के सिलेबस में। ठीक है, तो ये पीएससी के मेंस सिलेबस से मैच करता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य जो पहला चैप्टर है उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दर की प्रारंभिक ज्ञान के बारे में, और जो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रसायन बलगतिकी किसे कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये इतना चीज़ हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में जो सभी पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। सामान्यतः ये जो परिवर्तन है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था क्या होता है पदार्थ का, जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं मेनली पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, और एक और चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस, यही तीनों अवस्थाओं में पदार्थ जो है परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें केवल भौतिक अवस्था में पदार्थ का परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का पदार्थ में जो है नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें वस्तु जो है वही होती है, बस उसके आकृति, रंग इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि जल है, जल को यदि हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उबलने लगेगा और भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, भाप का भी एक संगठन जो है वही रहेगा जो जल का रहेगा। ठीक है, यानी कि H2O जो जल का सूत्र है वो सेम रहेगा भाप के जैसे। ठीक है, तो इसके कोई रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे शक्कर का। ठीक है, शक्कर और नमक का जल में घुलना, बिजली के बल्ब का जलना, गंधक का पिघलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक जो परिवर्तन है उसका उदाहरण है। ठीक है, जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर के नया पदार्थ जब बनता है, ठीक है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा। ऐसे पदार्थ में क्या होता है कि पदार्थ के गुणों के साथ साथ उसके संगठन, भार इत्यादि में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके संगठन में भी और उसके भार में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम के तार को जो है यदि हम गर्म करते हैं तो ये तीव्र प्रकाश के साथ जलता है। ठीक है, और एक सफ़ेद चूर्ण अवशेष के रूप में छोड़ देता है। ये इसमें क्या होता है, बिल्कुल जो है भिन्न गुण पाया जाता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, दूध का दही बनना, भोजन का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो एक कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि भोजन का पकना कैसे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रियाएं उसके कारण होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ एक या एक से नया जो है अधिक रासायनिक पदार्थ जो है इससे प्राप्त होता है। ठीक है, कभी भी जब मूल पदार्थ होते हैं तो उनसे जो है एक या एक से अधिक नए रासायनिक पदार्थों की प्राप्ति होती है, तथा अभिक्रिया में ऊर्जा किस किस रूप में, ताप, प्रकाश आदि के रूप में जो है या तो बाहर जाती है या तो अंदर आती है। ठीक है, दो प्रकार से ऊर्जा का जो है यहाँ पर हमको पता चलता है, या तो अवशोषित होती है या फिर निष्कासित होती है।
तो ये है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया भी इसी प्रकार से होती है, कई प्रकार की, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो परिभाषा है, जो रसायन बल गतिकी किसे कहते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रसायन की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनकी जो दर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनकी हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। उनकी दर एवं उनकी जो क्रिया विधि है, किस प्रोसेस के थ्रू जो है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं। तो ये कहलाता है रसायन बलगतिकी, ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, रसायन की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, द प्रोसेस ऑफ क्रियाविधि, ठीक है। तो प्रोसेस को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है रसायन बलगतिकी। रसायन बलगतिकी के अनुसार जो है रासायनिक अभिक्रिया को मूलतः 3 वर्गों में जो है बांटा जाता है, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। पहला तो ये होता है कि वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती हैं, ठीक है। स्लो मोशन में जो गति होती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है। ये एक स्लो रिएक्शन यानी कि मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से होती हैं। तो इसमें क्या आता है, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र गति से होती हैं। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और तीसरा है वे अभिक्रियाएं जो ना ही मंद होती हैं और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जैसे कि एस्टर का जल में अपघटन, ठीक है। तो ये जो है 3 पॉइंट है, ये तीनों अलग अलग टाइप है और इनका एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 नंबर का प्रश्न में ये आपसे पूछ सकता है और इससे ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पूछेगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 30 शब्द में आपको इसको बोलेगा कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं रसायन बलगति की, एक एक उदाहरण आप इसमें दें, ठीक है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा क्रियाफल, ठीक है, अभिकारक जो लेफ्ट साइड में होगा और क्रियाफल यानी कि उत्पाद जो राइट साइड में होगा इक्वेशन के, ठीक है, के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो या तो अभिकारक के में परिवर्तन होता है सांद्रण में, या फिर क्रियाफल के सांद्रण के परिवर्तन के बराबर होता है। दोनों में से किसी एक को भी हम इसके इक्वल में लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर के बराबर में, ठीक है। तो एक सूत्र है, अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक जो चीज है वो है समय अंतराल को आपको भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अब हम एक उदाहरण से समझेंगे कि माना एक कोई सामान्य अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक हैं 2 ए और बी और उत्पाद हैं सी और डी, ठीक है। तो समय के साथ क्या होता है, ए तथा बी के यानी ये अभिकारक हैं, इन दोनों में क्या होगा, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो इनके सांद्रण में जो है परिवर्तन होगा और ये घटते जाएंगे, इनकी सांद्रता जो है कम होते जाएगी, इनकी मात्रा कम होते जाएगी, तथा जो क्रियाफल है सी और डी, इनके सांद्रता जो है बढ़ते जाएंगे, सी और डी का जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि सांद्रता को जो है, जो पदार्थ की जो सांद्रता होती है, जो उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता है, उसको पदार्थ के ग्राम अणु प्रति लीटर के मात्रा से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है, ग्राम अणु प्रति लीटर, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब हम जो अभिक्रिया की दर है उसमें इस सूत्र के हिसाब से इसमें पुट करेंगे। तो जैसे कि अभिक्रिया की दर बराबर हमने पढ़ा था या अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो जब भी हम अभिकारक को लेंगे तो अभिकारक के सांद्रण में हमेशा कमी आएगी, तो ए या बी के सांद्रण में कमी बटे समय अंतराल, ठीक है। और अगर हम उत्पाद को लेंगे तो इसके सांद्रण में क्या होगा, वृद्धि आएगा, तो सी या डी के सांद्रण में वृद्धि बटे समय अंतराल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऋण चिन्ह से क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर जो डेल्टा है, ये डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। और ये अभिकारक है ए, और ये ऋण में इसलिए है क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या हो रही है,
कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर B के सांद्रता में भी वैसे ही कमी हो रही है, तो इसके आगे भी ऋण चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो ऋण डेल्टा B बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? समय में परिवर्तन, ठीक है, समय अंतराल जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक। तो वैसे ही यदि हम C के रूप में देखें तो यहाँ पर धन चिन्ह लगा है, क्योंकि इन दोनों के C और D के सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इसलिए धन चिन्ह लगा है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनकी दर जो है हर क्षण बदलते रहती है, ठीक है। चूंकि क्रियाकलापों की सांद्रता कम होती है, यानी क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो कम होती है, तथा क्रियाफलों की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। अतः किसी क्षण क्रिया की दर से निम्न सूत्र में इसको हम दिखा सकते हैं। जो किसी क्षण में यदि हमको कोई अभिक्रिया की दर देखना है तो उसको हम लोग निम्न सूत्र से दिखा सकते हैं, dx अपॉन dt, ठीक है। dx क्या है? यहाँ पर सांद्रता में जब अति सूक्ष्म परिवर्तन होता है, कोई एक क्षण में जो है इसको देखना है, तो उस सूक्ष्म क्षण के लिए, उस समय के लिए जो सांद्रता में परिवर्तन होगा उसको dx बोलेंगे। एकदम कम मात्रा में जो परिवर्तन होगा, तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वो समय क्या होगा? dt। कम समय में, जो मतलब एकदम निश्चित समय, एक पॉइंट है उसमें जो है, जैसे एक सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय, एक सेकंड का भी यदि हम लोग और भाग कर दें तो नैनो सेकंड में यदि कितना हो रहा है, तो उस बीच में जो परिवर्तन होता है उसको dx से हम लोग दिखाएंगे। तो ये वेग या दर है dx बाई dt, ठीक है। अब जैसे कि अभिकारक का जो सांद्रण है और समय अंतराल के बीच में यदि हम लोग एक ग्राफ देखें, तो समय जो है इस प्रकार से इधर बढ़ रहा है और अभिकारक का जो सांद्रण है वो इस लाइन में है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है सांद्रता में क्या आते जा रहा है? कमी आते जा रहा है, और समय जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ होगा, और इसमें किसी एक समय का अंतराल का हम लोग निकालेंगे dx का, तो वो dx ये है dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन और ये वाले सेक्शन का जो है यहाँ पर ग्राफ बना है, जो इस पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ जो है परिवर्तित होती है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा इसको देखने लायक है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सांद्रता है, ठीक है। ये वाला जो है लाइन वो क्या है? सांद्रता है। तो यहाँ पर जब शुरुआत के तौर पर था तो सांद्रता मान लीजिए यहाँ पर 100 है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 50 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च थी, फिर जब समय बढ़ता गया, ठीक है, समय इस दिशा में जा रहा है, समय बढ़ता गया तो सांद्रता में कमी, यानी नीचे की ओर जो है ये जा रहा है। फिर यहाँ पर ये देखिए 10 में पहुँच गया। तो इस प्रकार से सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। किसके? उत्पाद अभिकारक के, ठीक है। और ये समय में वृद्धि हो रही है। तो किसी एक क्षण का हम देख रहे हैं तो dx बाई dt उस समय का यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। कि मान लिया यदि हाइड्रोजन किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रिया कारक के रूप में, यानी कि अभिकारक के रूप में, यानी कि भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया दर को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिया कारक बोला है, इसका मतलब ये क्या है? अभिकारक है, और अभिकारक हमेशा क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है, ठीक है। क्योंकि उसके सांद्रता में क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक रहेगा, इसलिए ऋण डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। यहाँ पर एक H क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा दो परमाणु में रहता है, द्विपरमाणुक है ये, ठीक है। इसके दो परमाणु एक साथ जुड़े रहते हैं। तो ये माइनस में इसलिए क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी आ रही है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया की ताक्षणिक दर को निम्न पद से हम लोग दर्शा सकते हैं, जैसे कि अभिक्रिया की ताक्षणिक दर क्या होगी? ऋण स्मॉल डी ब्रैकेट में H2 dt, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लिखा था dx बाई dt, तो यहाँ पर x का मतलब वही है, या तो अभिकारक या उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक H2 है तो उसको लिए हैं। तो dH2 बराबर हो जाएगा अति सूक्ष्म सांद्रता में हाइड्रोजन के परिवर्तन, और dt यानी कि अति सूक्ष्म समय में परिवर्तन, ठीक है। तो ये था एक उदाहरण जिसमें हमने उसको बताया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अभिक्रिया की दर को, ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो कारक है वो है अभिकारकों का सांद्रण, ठीक है। सांद्रण मतलब उनकी मात्रा। अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण को यदि हम बढ़ाएंगे
तो वो बढ़ेगी, ठीक है। यदि हम घटाएंगे तो वो भी घटेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के अणु के परस्पर जो है, जब अभिकारक के अणु जितना ज़्यादा टकराएंगे तो उसकी दर जो है बढ़ेगी। अब अणु जो है परस्पर कम टकराएंगे तो कम अभिक्रिया दर होगी, इसलिए जो है इसका सांद्रण बढ़ाने से बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है? अभिक्रिया का ताप, ठीक है। अभिक्रिया का ताप यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो है, जो निष्क्रिय अणु जो है वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है दुगनी हो जाती है। 10 डिग्री जब हम लोग सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया की दर जो है 2x हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 2x हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा है उत्प्रेरक की उपस्थिति, कैटलिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, उत्प्रेरक को, ठीक है। तो उत्प्रेरक की अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो दोनों प्रकार का उत्प्रेरक रहता है, बढ़ाने वाला भी रहता है और घटाने वाला भी। तो ये अपने हिसाब से उसको प्रभावित करता है, और स्वयं जो है अभिक्रिया में भाग ये नहीं लेता है उत्प्रेरक, ठीक है। चौथा क्या है? अभिक्रिया का दाब, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। जब अभिक्रिया की जो गैसीय अवस्था में यदि अभिक्रिया हो रही तो दाब बढ़ाने से आयतन जो है कम हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और उसमें जो है टक्करों की संख्या, कोलिजन जो है बढ़ जाएगा। मतलब उसमें जो परमाणुओं का जो टक्कर है वो बढ़ जाएगा और अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाएगी। तो ये गैसीय अवस्था के लिए ये निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है सरफेस एरिया, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो। यदि अभिकारक ठोस अवस्था में है तो अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि ठोस अवस्था में है तब क्षेत्रफल में जब हम वृद्धि करेंगे तो इसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितना बारीक चूर्ण के रूप में अगर पिसा रहेगा, ठीक है, तो उसमें अभिक्रिया की दर जो है उतनी ही तेजी से होगी। अगर अभिकारक जो है पिसा हुआ चूर्ण के रूप में रहेगा और बारीक रहेगा तो भी उसकी जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें भी सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में, रासायनिक बल गति के बारे में, और साथ ही अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया को दर को ज्ञात करने की विधि के बारे में। और हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।